पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो हजारों साल पहले मौजूद थी। सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जो अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी और फिर बस रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने इतने बड़े-बड़े शहर बनाए, दूर-दूर तक व्यापार किया और एक इतना कॉम्प्लेक्स समाज बनाया, वो आखिर इतिहास के पन्नों से ऐसे कैसे मिट गई? आज हम मिलकर इसी रहस्य की तह तक जाएंगे, उन सुरागों और पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे जो हमें वापस उस दौर में ले जा सकते हैं। और हाँ, जब हम विशाल कह रहे हैं तो इसका मतलब समझिए, ये सभ्यता कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये फैली थी करीब करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। मतलब अगर आप प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो उससे भी बड़ा इलाका था ये। तो जाहिर है, हम कुछ गांवों की नहीं, एक बहुत बड़े साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी भूली बिसरी दुनिया हमारे सामने आई कैसे? सच कहूं तो इसकी खोज की कहानी भी अपने आप में एक रहस्य जैसी ही है। चलिए जरा इसी में गहराई से उतरते हैं। ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, बल्कि कई दशकों तक चली। कहानी शुरू होती है 1826 में, जब चार्ल्स मैसन ने पहली बार इन खंडहरों पर ध्यान दिया। और फिर मजे की बात देखिए, 1856 में बर्टन ब्रदर्स कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में इन्हीं प्राचीन ईंटों को उखाड़कर पटरी के नीचे लगा दिया। सोचिए। खैर, असली और मेथोडोलॉजिकल काम शुरू हुआ 1850s के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ। और फिर आया साल 1921, जब जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई खुदाई ने आखिरकार इस महान सभ्यता का राज दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। और ये देखिए, ये हैं वो असली रिकॉर्ड्स, एक भूले हुए साम्राज्य के बारे में लिखे गए पहले नोट्स। सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो पहला एहसास जब इसे समझने की कोशिश की गई। शुरू में रिसर्चर्स ने लिखा कि ये सभ्यता या तो सुमेरियन सिविलाइजेशन की कोई ब्रांच थी या फिर उसी के समय की थी। और जानते हैं, यही वो नोट्स थे, यही वो पहली चाबी थी जिसने हमारे लिए इस प्राचीन दुनिया का दरवाजा पहली बार जरा सा खोला था। सिंधु घाटी के लोगों की कहानी सिर्फ उनके विशाल इलाके तक ही सीमित नहीं है। वो लोग अपने समय के सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस्ड अर्बन प्लानर्स में से थे। यकीन नहीं होता? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके शहर असल में कितने कमाल के थे। उनके शहर ऐसे ही नहीं बसे थे, उनमें खास पैटर्न था। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक हिस्सा था पश्चिम में, जो एक ऊंचे टीले पर बना किला जैसा था, शायद शासकों और खास लोगों के लिए। और दूसरा हिस्सा था पूर्व में, जो बड़ा और निचला इलाका था, आम लोगों और मजदूरों के लिए। अब ये बनावट ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और ऊंच नीच वाले समाज की तरफ साफ इशारा करती है। लेकिन उनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल वो तो उनके ड्रेनेज सिस्टम में दिखता है। जरा कल्पना कीजिए, हर घर में अपना बाथरूम जो ढकी हुई नालियों से जुड़ा था, और ये नालियां सड़कों के नीचे एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बिछी थीं। उस प्राचीन दुनिया में साफ सफाई का ऐसा इंतजाम, ऐसा लेवल कहीं और देखने को नहीं मिलता, कहीं भी नहीं। और उनके हुनर का एक और बेहतरीन नमूना देखना है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये मोहनजोदड़ो के मशहूर ग्रेट बाथ के हैं। एकदम सटीक नापजोख। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था और वाटरप्रूफिंग के लिए जिप्सम और तारकोल तक का इस्तेमाल हुआ था। बस एक बार सोच कर देखिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले इतनी प्रिसिजन, ये उनके मैथ्स और इंजीनियरिंग के ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। और एक और हैरान करने वाली बात, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली है, वो कोई आलीशान महल या मंदिर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा अन्न भंडार यानी ग्रैनरी है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि उनके पास खेतीबाड़ी और रिसोर्स मैनेजमेंट का कितना एडवांस सिस्टम था, जो पूरे के पूरे शहर का पेट भरने के लिए जरूरी था। इमारतें तो वाकई शानदार थीं, लेकिन इन इमारतों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? वो क्या पहनते थे, क्या करते थे? चलिए अब जरा उनके रोजमर्रा के जीवन में झांक कर देखते हैं। जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उनका समाज शायद 4 मुख्य ग्रुप्स में बटा हुआ था। सबसे ऊपर थे विद्वान और पुजारी, उनके बाद आते थे योद्धा, फिर व्यापारी और कारीगर, और आखिर में मजदूर। तो एक काफी कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर की तस्वीर सामने आती है।
सिर्फ यही नहीं, उनके आराम और हुनर के भी सबूत मिलते हैं। खुदाई में बुने हुए सूती कपड़ों के टुकड़े मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि वे कपड़ा बनाने की कला में माहिर थे, और ये उस जमाने के हिसाब से एक अच्छे लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा संकेत है। और फिर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें उनसे और भी ज्यादा कनेक्ट करती हैं। चन्हूदड़ों जैसी जगहों पर मेकअप किट्स मिली हैं। जी हाँ, लिपस्टिक, काजल, यहाँ तक कि हाथी दांत के कंघे। ये चीजें बताती हैं कि पर्सनल ग्रूमिंग और सजना संवरना उनकी जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा था। और ऐसा नहीं है कि वे लोग सिर्फ काम ही करते रहते थे, उनके पास मनोरंजन के भी साधन थे। लोथल में शतरंज जैसे खेल के सबूत मिले हैं। मतलब उनके पास फुर्सत के पल भी थे और एंटरटेनमेंट के लिए एक्टिविटीज भी। अब बात करते हैं उनकी कला, टेक्नोलॉजी और ट्रेड की। इन मामलों में भी ये सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। उनके इनोवेशंस ऐसे हैं कि आज भी हमें हैरान कर देते हैं। उनकी कला का शायद सबसे मशहूर, सबसे आइकॉनिक नमूना है ये मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य की डांसिंग गर्ल। इसका पोज देखिए, कितना आत्मविश्वास है इसमें। इसकी बनावट में जो सच्चाई झलकती है वो हजारों साल बाद भी देखने वालों को हैरान कर देती है। पर ये मूर्ति सिर्फ आर्ट का एक टुकड़ा नहीं है, ये उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का भी सबूत है। इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनाया गया था, जो मेटल को ढालने का एक बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये दिखाता है कि उस कांस्य युग में भी मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की उनकी समझ कितनी गहरी थी। तो सवाल है, इतनी तरक्की आई कहाँ से? इसका एक बहुत बड़ा कारण था उनका ट्रेड यानी व्यापार। गुजरात में लोथर नाम की जगह उनका एक बड़ा बंदरगाह शहर था। वहाँ एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड भी मिला है। यहीं से मेसोपोटामिया और दूर दूर की जगहों के साथ समंदर के रास्ते व्यापार होता था। तो इतनी सारी उपलब्धियां, इतना एडवांस समाज, लेकिन इसके बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता आज भी रहस्यों के एक घने कोहरे में लिपटी हुई है। और जो सबसे बड़े सवाल हैं वो आज भी अनसुलझे हैं। सबसे बड़ा सवाल, उनका अंत कैसे हुआ? इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? देखिए, इसका कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद कोई भयानक बाढ़ आई होगी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वहीं कुछ दूसरे लोग क्लाइमेट चेंज और नदियों के सूखने को वजह मानते हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी खेती पर आधारित पूरी इकोनॉमी ही ढह गई होगी। और अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य पर, उनकी लिपि, उनकी लिखावट। वो अपने पीछे एक ऐसी भाषा छोड़ गए हैं जिसे हम देख तो सकते हैं पर अफसोस पढ़ नहीं सकते। ये सिंबल्स और चिन्हों की एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जिसका मतलब वक्त की धूल में कहीं खो गया है। आप सोच रहे होंगे कि इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उनकी इस लिखावट में करीब 400 अलग-अलग यूनिक सिंबल्स हैं। ये एक ऐसा कोड है, एक ऐसी पहेली है जिससे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दशकों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक नाकाम रहे हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पे आकर रुक जाते हैं। वो कौन से राज हैं जो उनकी इस खामोश लिपि में बंद हैं? उनके राजाओं के नाम क्या थे? वो किन देवी देवताओं को पूजते थे? उनकी अपनी कहानियां क्या थीं? सच तो ये है कि जब तक हम उनकी इस लिखावट को पढ़ नहीं लेते, सिंधु घाटी की दुनिया के सबसे गहरे राज शायद हमेशा के लिए इसी खामोशी में कैद रहेंगे।